आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट को लेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट बहुत अच्छा माना जाता है और यह सिविल सर्विसेज और पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए साथ ही साथ जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम सीक्वेंस में टर्म वाइज इसको सीक्वेंस में स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है। तो राष्ट्रीय आय जो हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, इसमें मीन्स इस चैप्टर से रिलेटेड कई ऐसे टर्म्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आय को समझने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स को आपको पता है, जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, मीन्स सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और एनएनपी, एनडीपी, और इस तरह से कई तमाम जो टर्म्स हैं, जैसे कारक लागत है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, अप्रत्यक्ष कर, और हम ये देखेंगे कि ग्रॉस और ग्रॉस में क्या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या डिफरेंस है, ये सभी तमाम चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि आज का जो सबसे टॉपिक होगा हमारा, ये है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को समझने से पहले मैंने भी जो बताया, जिस टर्म्स की ज़रूरत होगी, इस टर्म को हम पहले समझेंगे। जैसे हमारे पास टर्म होगा सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। उसके बाद जो टर्म समझेंगे हम लोग, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। फिर है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टर्म होगा हमारे पास, वो होगा कारक लागत, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो बाजार मूल्य, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। और इसी सीक्वेंस में समझते जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है सहायकी, इसको हम लोग कहेंगे सब्सिडी। फ्रेंड्स, ये सभी टर्म्स इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स समझने के लिए ये जो सब्जेक्ट है, इसको ये सारे टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब स्टडी हम करते हैं तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है।
यदि ये बिंदु को हम नहीं समझते हैं, ये टर्म्स को हम नहीं समझ पाते हैं, तो शायद इकोनॉमिक्स को समझने में काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है। जब ये सभी हम टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे, इसको बारीकी से समझेंगे, उसके बाद हम राष्ट्रीय आय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर चर्चा करने का विषय होगा कारक लागत। कारक लागत मीन्स फैक्टर कॉस्ट। बिल्कुल ठेठ भाषा में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर हम इसको बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में जो लागत आती है उसे हम कारक लागत कहते हैं। मीन्स ये बिल्कुल आसान सा भाषा है कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में जो भी कॉस्ट आता है उसको हम कारक लागत कहते हैं। मैं अभी कुछ टर्म्स को लिख रहा हूँ इसका परिभाषा, लेकिन आपको मैंने बोला कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में जो लागत आती है उसे कारक लागत कहते हैं। सपोज ये मार्कर है और इस मार्कर के लिए जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी क्या क्या आवश्यकता होती है, हम सोच सकते हैं। इसके लिए दिमाग लगाइए कि सबसे पहले इसमें प्रोडक्शन के लिए पूंजी की ज़रूरत होगी और किसी स्थान की ज़रूरत होगा। मीन्स कोई ऐसा रेंट प्लेसेस होगा, रेंट प्लेस में हम इसको उत्पादन करेंगे जहाँ पर जगह की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ इसमें उद्यमी की ज़रूरत होगा, कोई व्यक्ति इसमें आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क करेगा इसमें लगाने के लिए। और साथ ही साथ इसके उत्पादन करने के लिए मजदूर को हम लगाएंगे और उस मजदूरी को हम उस मजदूर को मजदूरी पेड करेंगे। तो इस तरह से कहेंगे कि कारक लागत के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होगी। कारक लागत के लिए 4 क्षेत्रों को लिया जाता है। क्या क्या लिया जाता है, अभी बताया। पहला भूमि। भूमि लेने के मतलब है कि जिस भूमि को हम लेंगे उसको हम क्या देंगे, रेंट देंगे, मीन्स किराया देंगे। सेकेंड नंबर पे मैंने बताया कि यहां पर मजदूर लगाएंगे और मजदूर लगाने के लिए जब मजदूर लगाते हैं तो इसमें क्या देंगे, उसको मजदूरी देंगे, मीन्स लेबर कॉस्ट उसको चाहिए। और थर्ड मैंने बताया कि पूंजी। अगर बड़े उद्यमी छोटे उद्यमी के रूप में काम करते हैं, फिर यहां चाहिए क्या, पूंजी। पूंजी के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, ऋण। और फोर्थ में हम लोग चाहिए उद्यमी, जिसको चाहिए लाभांश। ये सभी को अगर जितने फैक्टर कॉस्ट जो हमने पे किया है इस वस्तु को, किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए, सपोज मैंने एग्जांपल लिया था अभी कि पेन का उत्पादन कर रहे हैं और इसका ये सभी बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको रेंट, मजदूरी, ऋण और लाभांश के लिए ये सभी चीज़ों को आवश्यकता होगी। तो टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कारक लागत कहेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे बाजार मूल्य क्या होता है। मीन्स किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में हमने बताया कि जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे कारक लागत कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बाजार मूल्य क्या होता है। नेक्स्ट है बाजार मूल्य। उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ये भी बिल्कुल अपने आसान भाषा में हम समझेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, कि एक आम आदमी
किसी वस्तु को जब खरीदता है और उस व्यक्ति को उस वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य को चुकाना पड़ता है बाजार में जाने के बाद, उसे बाजार मूल्य कहेंगे। सीधी सी बात है। मीन्स आम आदमी को लिखेंगे किसी वस्तु को आम आदमी को खरीदने के लिए जिस मूल्य को देना पड़ता है उसे क्या कहेंगे? उसे बाजार मूल्य कहेंगे। सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु को जो हम खरीदते हैं और खरीदने के लिए जिस मूल्य को हम देना पड़ता है उसको क्या कहेंगे? बाजार मूल्य कहेंगे। मीन्स मार्केट प्राइस कहेंगे। ये दोनों हमने बताया भी, ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये अगर हम वर्सेस कर दें तो दोनों में कुछ ना कुछ अपने आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? थोड़ा सा इस चर्चा करने से पहले, मैंने ये दोनों को भी डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से तात्पर्य है कि यह कर किसी वस्तु या सेवा पे लगाया जाता है। मीन्स वस्तुओं और सेवाओं पे लगाया जाने वाला वैसा कर जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे, एक संस्था से दूसरे संस्था पे इसको हम हस्तांतरित या ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो बताया उसको आप लर्न कर लीजिए कि अप्रत्यक्ष कर से क्या तात्पर्य है कि यह एक ऐसा कर है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर एक संस्था से दूसरे संस्था को ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अभी हम जो जानते हैं कि जैसा कर जो जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, वैट का नाम सुने थे हम लोग, वैल्यू एडेड टैक्स, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो लगाए जाते हैं, क्या होता है कि एक संस्था के द्वारा लगाने के बाद दूसरी संस्था के बाद इसमें ट्रांसफर हो जाता है। सपोज कीजिए जैसे जीएसटी, एक वस्तु का निर्माण हुआ और इस पे लगा, इसको जिस व्यक्ति ने परचेज किया, जिस पहले वहाँ पर जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ फैक्ट्री में, उसके बाद ये होलसेलर के पास गया या फिर एजेंसी के पास होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, इस तरह से जो होता है सभी के अलग अलग फेज में ये टैक्स को ट्रांसफर होते रहता है। मीन्स टैक्स कहीं कहाँ पे लगा है, प्रोडक्शन के समय ही टैक्स लग गया है, बट इसका ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन, या वन जहाँ पे फैक्ट्री प्लेस टू अनदर एरिया में जा रहा है। मीन्स वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इस तरह कर सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए, मैंने भी एक एग्जांपल, मैंने सिर्फ पेन का ले रहा हूँ कि सामने पेन के यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये पेन को प्रोडक्शन करने के समय इसमें कई चीज़ शामिल होती है। इसमें सरकार के द्वारा कर भी लगाया जाता है और साथ ही साथ अगर ये बहुत बड़ी कंपनी है तो सरकार के द्वारा इसमें सहायकी भी प्रदान की जाती है। सहायकी मीन्स सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है अभी समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्सिडी क्या होता है। सब्सिडी से तात्पर्य यह है, सब्सिडी से हम यह समझेंगे कि यह सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, चाहे वो सेक्टर पीएसयू का सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्रोडक्शन सेक्टर हो, सो दैट उस वस्तु का मूल्य को स्थिर रखा जा सकते।
मीन्स सरकार इसको हेल्प करती है, ताकि अगर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ गया है तो सरकार के द्वारा उसमें सहायता प्रदान करके, सब्सिडी प्रदान करके उसके मूल्य को कम कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ये सहायकी अगर समझ गएंगे, सपोज कीजिए कि जैसे एक वस्तु को हम, ये है पेन, इसको हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने में 100 रुपया का कीमत आता है, लेकिन ये 100 रुपया में जो प्रोडक्शन करने में इसमें क्या जुड़ा हुआ है, कॉस्ट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है। अब क्या कर रही है कि सरकार ने इसमें 10 रुपये की सहायता दे दी है, तो इस 10 रुपये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। मीन्स 100 रुपीज़ का कॉस्ट में ये दोनों मिला हुआ था, इसमें अब क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट हो जाएगा 90 रुपीज़। मीन्स ये 90 रुपीज़ में जो है पब्लिक के पास ये पेन आएगा और इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 90 रुपीज़। अब साथ ही साथ क्या है, डिपेंड करता है कि हम कॉस्ट प्राइस और मीन्स मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, क्या अंतर है दोनों में, क्या काम करती है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। यहां समझेंगे हम लोग कि ये जो फैक्टर कॉस्ट है वर्सेस मार्केट प्राइस, मैंने भी बताया सब्सिडी और साथ साथ हमने बताया भी इनडायरेक्ट टैक्स। अभी आप देखे होंगे कि किसी वस्तु का कीमत कम होने के बाद भी आप उसको पे ज़्यादा करना पड़ता है। सपोज कीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और जिस चीज़ को आप चूज करते हैं खाने के लिए, बिल जब आप लेते हैं वहाँ से, आपको रेस्टोरेंट वाला आपको बिल देता है, तो उसमें जीएसटी जुड़ा होता है, जिसमें से SGST होता है, स्टेट का जीएसटी होता है, CGST होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है। ये दोनों को CGST मिला करके उसका देखेंगे प्राइस अधिक मिला होता है। वाई रीजन क्या होता है, क्योंकि वो एक तरह का कर है। अगर कर अधिक होगा तो आपको पे अधिक करना पड़ेगा, और अगर सरकार सब्सिडी अगर अधिक देती है तो उस वस्तु का कीमत क्या होगा, कम हो जाएगा। मैंने भी बताया था कि सपोज कीजिए कि किसी वस्तु को प्रोडक्शन करने में फैक्टर कॉस्ट और लागत मूल्य उसको लगा है वो है 200 रुपया। सरकार ने इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स, सपोज करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 20 रुपीज़ है, और सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है वो 30 रुपीज़ है। प्रोडक्शन कितना लगा है, 200। अब इसको खरीदने आप जानते हैं तो मार्केट प्राइस आपको क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मीन्स क्या हो गया, मार्केट प्राइस यहां पे 200 रुपये था, टैक्स मेरा कितना था 20, और सब्सिडी उन्होंने दिया 30, कितना हो गया। अच्छा, मैंने ये बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स में था तो 180 रुपये हो जाएगा। मीन्स यहां पर है 180 प्लस 20 तो टैक्स था। अब आप कितना पे करेंगे, 170। इससे क्या पता चलता है कि यदि इफ द टैक्स ऑफ एनी गुड्स, टैक्स ऑफ एनीथिंग, टैक्स जो है अगर कम है और सब्सिडी ज़्यादा है, टैक्स क्या है कम है और सब्सिडी अधिक है, मीन्स टैक्स विल बी ग्रेटर और सब्सिडी कम होगा, तो वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। फिर से हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। यहां पर सपोज कीजिए मैंने बोला टैक्स ये ग्रेटर है और सब्सिडी क्या है वो लेस है।
तो जो मार्केट प्राइस होगा किसी वस्तु का वो क्या होगा, अधिक होगा। कैसे? 10 रुपये यहां पर टैक्स है, सॉरी 40 रुपीज टैक्स है और 10 रुपये सब्सिडी है। इस और फैक्टर कॉस्ट जो मेरा था फैक्टर कॉस्ट जो वस्तु का था उसमें क्या था, 400 था। 400 में क्या था, 400 360 प्लस 40। ये 360 प्लस 40 क्या है, ये है इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडी कितना दे रही सरकार, ओनली ₹10। ये ₹10 है। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 400 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 360 प्लस 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 390। बट अगर यहां पे उल्टा करते, टैक्स क्या हो जाएगा, कम है एंड सब्सिडी अधिक है। तो इस केस में जो हमारा मार्केट प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, अब यहां पर हम लोग करते हैं इसको 10 और इसको करते हैं 40, मीन्स ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। अब बताइए, वैल्यू था 400 माइनस 40, 400 को कैसे करेंगे, उसमें से था 390 प्लस टैक्स 10 था माइनस 40, टोटल कितना हो गया, 360। तो इस तरह समझेंगे कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर अधिक होता है और सब्सिडी कम होता है तो मार्केट प्राइस उसका अधिक होगा। दूसरी ओर अगर उल्टा इसको देखते हैं कि मार्केट प्राइस ये डिपेंड करता है सब्सिडी पर और साथ ही साथ इसका इनडायरेक्ट टैक्स पे। कारक लागत तो जो है वो तो होगा ही, लेकिन सब्सिडी अगर अधिक दिया जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, मार्क और उसका टैक्स कम होता है तो वस्तु का कीमत भी कम होता है। इस तरह से हम लोग समझे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट ये दोनों में किस तरह से मार्केट में किसी वस्तु का जो वैल्यू को, मूल्य को बताने में सक्षम होता है। अब इतना समझने के बाद हम लोग समझेंगे यहां पर सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, अभी बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझेंगे, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, मौद्रिक मूल्य बाजार मूल्य को से हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मीन्स वित्तीय वर्ष भारत के लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए। भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग वित्तीय वर्ष होता है। भारत के लिए क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो मैंने बताया कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम रूप से उत्पादित और वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे हम लोग, जीडीपी कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। इसमें क्या देखेंगे, ये जो हमारा देश है, मीन्स हमारा देश है भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इस दौरान, इस वित्तीय वर्ष के दौरान जो है, जो भी वस्तु अंतिम रूप से उत्पादित हुआ है, इसमें कोई मध्यवर्ती वस्तु को नहीं लेंगे। कारण क्या होगा कि सपोज करते हैं कोई वस्तु जो है मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती मतलब बीच में भी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर उसको इस वित्तीय वर्ष के दौरान उसको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जीडीपी जो विश्वसनीय उसका कम हो जाए, क्योंकि हो सकता है
उस वस्तु की गणना हम 2 बार कर सकते हैं या छूट भी सकता है। सपोज कीजिए कि मैं बताया कि सपोज इस डस्टर को हम प्रोडक्शन करना है और डस्टर का इस पार्ट को हमने नहीं लगाया और इसको हम बोले कि प्रोडक्शन इसका हो चुका है, इसका हम पूरी कॉस्ट को ऐड कर दिया, हमारे अंतिम रूप से प्रोडक्शन को ले लिया, फिर नेक्स्ट ईयर जब फाइनेंशियल ईयर आएगा फिर उसको हमने ऐड कर दिया, तो इसका काउंटिंग क्या हो जाएगा, इसी के लिए दोबारा हो जाएगा। या फिर इसका हम फाइनल स्टेज में इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये डुप्लीकेसी का चांस हो सकता है। इसलिए क्या बोला गया कि अंतिम रूप से, क्या बोला गया, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य क्या कहा जाता है, इसे जीडीपी कहा जाता है। यह है जीडीपी। अब हम लोग देखते हैं जीडीपी के समझ लेंगे। जीडीपी का विशेष हम चर्चा करते रहेंगे क्योंकि जीडीपी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले समझने से पहले हम देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। जीएनपी क्या होता है कि किसी भी देश की उसकी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उसके देशवासियों के द्वारा, चाहे देशवासी वो देश के बाहर रह रहे हो चाहे वो देश के अंदर रह रहे हो, उसके द्वारा अंतिम रूप से, यहां भी होगा, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, जीएनपी कहा जाता है। मैंने क्या बताया कि देशवासियों के द्वारा, वर्ड समझिए, यहां टर्म समझना आपको, वहां था घरेलू सीमा के अंतर्गत। जीडीपी थोड़ा सा एक बार फिर से समझिए कि जीडीपी क्या होता है, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंतर्गत ये किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। यहाँ पर है कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, देशवासियों के द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, जीएनपी कहा जाता है। तो देशवासियों का मतलब है कि देशवासी चाहे देश में हो या देश के बाहर। तो यहां पर समझेंगे हम लोग जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ये एक्स माइनस एम यहां पे मैंने क्यों लिखा है, एक्स जो है भारतीयों द्वारा विदेशों में उपार्जित संपत्ति या धन या पैसा जो कहेंगे, और एम का मतलब हुआ विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित धन। क्या हुआ यहां पर, जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि भारतीय इंडियंस आर आउट ऑफ कंट्रीज एंड दे अर्न देयर इन द अदर कंट्री, तो वहां पे क्या करते हैं कि उसको जो है जीडीपी में ये एक्स को जो है भारत, सपोज करते हैं कि भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिका में जो पैसा अर्न करेंगे वो भारत भेजेंगे, लेकिन अमेरिकन इंडिया में रह सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री लगाया है और किसी तरह से आप अदर वर्क करके वो अर्न करते हैं, तो ये सारे पैसे कहाँ भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे। मीन्स अमेरिकन सार क्या हो जाएंगे, इंडिया में फॉरनर हो जाएंगे, और इंडियंस अमेरिका में क्या हो जाएंगे, वो फॉरनर्स होंगे। तो जो पैसा इंडिया में अर्न किया है अमेरिकन ने, वो बाहर अपने देश को भेज देंगे, उसको माइनस कर देंगे,
और इसी तरह से जो इंडियंस आउट ऑफ कंट्रीज में उन्होंने अर्न किया है वो क्या करेंगे, इंडिया में भेजते हैं तो उसको हम ऐड कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा, GNP x माइनस ए, इस तरह से देख रहे हैं हम लोग। अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली टर्म है कि यदि x इज इक्वल टू एम हो जाए, क्या मतलब है, x क्या है इंडियंस, m क्या है विदेशी, यदि क्या होगा ये दोनों इक्वल हो जाता है, नहीं भारत वाले बाहर कमाने नहीं जाएंगे, मीन्स बाहर दूसरे देश में नहीं जाएंगे और दूसरे देश वाले भारत नहीं आएंगे, तो क्या होगा, हमारे इकोनॉमिकल टर्म्स क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स हम कहेंगे कि हमारा देश का कोई अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश से कोई संपर्क नहीं है और ना हम वहाँ पे जा रहे हैं। इससे ये हो पाएगा कि GDP इज इक्वल टू GNP। दोस्तों क्या क्या कहेंगे, GDP इज इक्वल टू GNP और इसको हम कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे, हमारे बंद अर्थव्यवस्था। इसलिए ये कहा जाता है कि किसी भी देश का जो प्रोग्रेस होने का जो उसका इंडिकेटर है वो GDP होता है, ना कि GNP होता है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए जो इतना मैंने टर्म्स को बताया, GDP, GNP, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस तरह से हम लोग निकालते हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से हमने देखा मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इस तरह से हमने ये सारी चीज़ को सीखा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा राष्ट्रीय आय की, जो हमने बताया कि अवधारणा क्या होती है किसी देश की राष्ट्रीय आय, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, किस किन बिंदुओं को इसमें शामिल किया जाएगा, क्या राष्ट्रीय आय की मापन की विधि होगी, ये सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स लिखिए अगर आपको पसंद आती है। अगर आप इस वीडियो पे बने रहना चाहते हैं, अगर आप लेक्चर को और अधिक जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू इसको स्टडी कीजिए। थैंक यू।